देखिए, अकार्बनिक यौगिकों का तीसरा पार्ट उप सह संयोजक यौगिक। उप सहसंयोजक यौगिक, इनको जटिल यौगिक भी कहते हैं या फिर इनको संकुल यौगिक भी कहते हैं। ये तीन नाम हैं: उपसहसंयोजक यौगिक, जटिल यौगिक या संकुल यौगिक। ये तीसरा प्रकार है अकार्बनिक यौगिकों का। इसको हम परिभाषित करें तो ऐसे करेंगे कि ऐसे यौगिक हैं जो पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। पूर्णतः अपने आयनों में वियोजित नहीं होते हैं। इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं। ये इसका एग्जाम्पल है, मान लेते हैं। ये इस तरह का बड़ा ब्रैकेट यहाँ पे दिखता है इन यौगिकों में। जैसे इसको हम वाटर में डालेंगे तो यह टूटेगा इस संकुल में जिस पे +2 चार्ज है, आवेश है, और सल्फेट -2 में जल के अंदर डालने पर, जल में डालने पर। इसी ही हमें समझना है कि ऐसा क्यों होता है। ये कॉपर +2 और अमोनिया ये क्यों नहीं अपने आयनों में टूटते हैं। तो यहाँ हम कहेंगे, थोड़ा पहले हम इंट्रोडक्शन लेते हैं इसका। कॉपर, एमोनिया 4 और सल्फेट, इस बड़े ब्रैकेट को हम एंटिटी बोलते हैं। ये जो धातु परमाणु दिख रहा है कॉपर, इसको हम केंद्रीय धातु परमाणु बोलते हैं। ये एक इसमें ऋण आयन लगा हुआ है और ये पूरा जो एंटिटी है ये संकुल धनायन है। जैसे ऊपर चार्ज दिख रहा है, ये संकुल धनायन है। ये जो धातु के साथ लगे हुए हैं इनको हम लिगेंड्स बोलते हैं, लिगेंड्स। और ये जो संख्या यहाँ पे दिखाई दे रही है लिगेंडों की संख्या, इसको हम समन्वय संख्या या उपसहसंयोजन संख्या बोलते हैं। उपसहसंयोजन संख्या। इसमें है क्या, देखिए, कॉपर +2 आयन है जिसके साथ 4 अमोनिया उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी हुई है, जिसमें नाइट्रोजन पर उपस्थित लोन पेयर जो है उपसहसंयोजक बंध बनाता है कॉपर के साथ। अमोनिया 4 इस तरह से उपसहसंयोजक बंध के द्वारा जुड़ी होती है। और आप जानते हैं कि उपसहसंयोजक बंध जल में स्थायी होता है, जल में ये टूटता नहीं है। इसलिए कॉपर +2 से वाटर में ये अमोनिया नहीं टूटे। यानी इसको हम एक बड़े ब्रैकेट में रखते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड्स। लिगेंड्स जो अमोनिया लगे हुए हैं वो उदासीन है और कॉपर पे +2 चार्ज है,
इस +2 चार्ज ने अभी कोई कार्य नहीं किया है, यानी कहीं भी काम नहीं आया है, इसलिए ये +2 चार्ज पूरे एंटिटी के ऊपर आ जाता है। और इसे उदासीन करने के लिए हमने इस पे सल्फेट लगाया, ऋणायन, यानी एक धनायन की तरह ये एंटिटी एक धनायन की तरह है। एंटिटी ऋणायनिक भी हो सकती हैं, इसके बारे में अपने बात करेंगे। यह एंटिटी धनायनिक है, इसके साथ हमारा ऋणायन लगा है, तो जहाँ पे ये ऋणायन लगता है उस क्षेत्र को हम क्या बोलते हैं? आयन मंडल बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक एग्जाम्पल और देखते हैं, FeCl6K4। ये एक संकुल यौगिक है जिसमें यह धनायन लगा हुआ है। धनायन पहले लिखा जाता है, ये धनायन लगा हुआ है तो ये ऋणायन है, पूरी एंटिटी एक ऋणायन है। आप जानते हैं कि पोटेशियम पे हमेशा +1 चार्ज होता है, तो 4 पोटेशियम पे कितना हो गया? +4, तो यहाँ कितना होगा? -4। तभी धन आवेश और ऋण आवेश बराबर होंगे, तभी यौगिक जो है इसका निर्माण हुआ है। तो -4 से +4 जो है संतुलित हुआ है। इस आयरन पे +2 चार्ज है और यहाँ पे Cl- लगे हुए हैं, तो 6 Cl- का -6, इनका बीजगणितीय योग एंटिटी पर आ गया। इनका बीजगणितीय योग एंटिटी पे आ गया -4, -6 से +2 गया -4। ये एक संकुल ऋणायन है। इसकी हम स्ट्रक्चर देखें तो आयरन +2, 6 Cl- उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। इस तरह से 6 Cl- इस तरह से उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। और अब हम बड़ा ब्रैकेट लगाएं तो ये जो चार्ज है बीजगणितीय योग होकर यहाँ पर -4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने 4 पोटेशियम लगाए थे। ये जो क्षेत्र है अब वो होगा आयन मंडल। ये हमारा दूसरा लेक्चर है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, यहाँ तक आप समझिए। उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं जो वाटर के अंदर टूटता नहीं है। जैसे ही हम इसको वाटर में डालेंगे तो अपने को मिलेगा आयरन Cl6-4 और 4K+, और ये अपने को वाटर में डालने पर मिलेंगे। लेकिन ये एंटिटी नहीं टूटती हैं। लिगेंड जो है वो धातु परमाणु से उपसंयोजक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, ये बंध नहीं टूटता है। इसको संकुल ऋणायन कहेंगे। थैंक यू।